हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है टॉपर बैच के पेपर वन में। और 1947 से लेके 2025 के बीच में जितने भी एजुकेशनल पॉलिसीज़ आए हुए हैं, जितने भी कमिटीज़ कमीशंस आए हुए हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आप अगर बैच से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि हमने 1800 से लेके और 1947 तक ये पूरा टाइमलाइन कवर कर लिया है हमने। और इनके बीच में जो जो इम्पोर्टेंट एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं, जो भी इम्पोर्टेंट आपके कमिटीज़ हैं, कमीशन हैं, बुक्स डिस्पैच से लेके मकौले के मिनट तक एक स्टोरी फॉर्मेट में हमने देखा है। और इससे आपको याद करने में भी काफ़ी आसानी हो जाता है। और आज हम 1947 से 2025 तक ये सभी पॉलिसीज़, जितने भी कमिटीज़ हैं, कमीशंस हैं, जितने भी आयोग आए हुए हैं, है ना? और शिक्षा नीतियाँ जितनी आई हुई हैं, इन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपके यूनिट 10 का थर्ड लेक्चर होने वाला है। और मैं जो है इसको यूट्यूब पर भी लाने का कोशिश करूँगा। और अगर आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें, लगातार आप ऐसे वीडियोस देखते रहें, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। देखिए, पॉलिसी रिपोर्ट्स फ्रेमवर्क्स जितने भी हैं 1947 के बाद, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इसके पहले कौन-सा आया हुआ था। तो देखिए, सर्जेंट रिपोर्ट के बारे में हम सब ने पढ़ा था। सर्जेंट रिपोर्ट में हमें जो है बहुत सारे बदलाव देखने को मिले थे, जो कि भारतीय एजुकेशन में करने की ज़रूरत थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का समय था। विश्व युद्ध द्वितीय ये ख़त्म हो गया था और इसके बाद सारा सिचुएशन अलग हो गया था। अब ब्रिटिशर्स इतने मजबूत नहीं थे और भारत में जो आंदोलन है वो भी चरम पर था, तो इनको अब लग रहा था कि अब पावर हाथ से जाने वाला है। और इसलिए सर्जेंट रिपोर्ट में भारत में होने वाले शिक्षा में वर्नाकुलर एजुकेशन, जो यहाँ की जो लोकल लैंग्वेजेज हैं उनको बढ़ावा देना, मदर टंग को बढ़ावा देने के बारे में तो बात हुआ ही हुआ। साथ ही साथ जो है बहुत सारी नई-नई चीज़ें हुई। लेकिन भारत का आज़ाद होने के बाद जो सबसे पहला एजुकेशन कमीशन आया, वो था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो कि 1948-1949 में आया। कौन थे इसके चेयरपर्सन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, है ना? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं, वो इसके चेयरपर्सन थे इस आयोग के। और टैगलाइन क्या था? ये सभी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए इस तरीके से मेंशन की हैं कि आपके एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो आपके लिए ईज़ी हो जाए। कई बार वो टैगलाइन पूछ देता है, कई बार वो आपसे इनके इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछ देता है, तो वो जो है ना आपको आसान हो जाए, इसके हिसाब से मैंने ये बनाया हुआ है। तो एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी, ये इसका टैगलाइन था। यानी कि अगर हिंदी में इसको हम देखें तो लोकतंत्र के लिए शिक्षा। तो देखिए, आपको मालूम है कि भाई अभी-अभी देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता मिली थी देश को। और एक स्टोरी के तौर पे ही देखेंगे तो गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि जो कॉलोनियल मॉडल ऑफ एजुकेशन है, जो अभी तक हम क्या थे, जो सरकार है ना, उसको लगा कि भई हम जो भी अंग्रेज़ थे, उनके हिसाब से ब बनाए गए मॉडल ऑफ एजुकेशन पे हम चल रहे थे, लेकिन अब वो सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि हम आज़ाद हो चुके हैं। तो हमें एक डेमोक्रेटिक और सेल्फ रिलायंट नेशन बनने के लिए एक नए एजुकेशन की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। और इसके लिए सबसे पहले उच्च शिक्षा को रीइमेजिन करना था। हमारा जो हायर एजुकेशन है, इसको भाई फ्री इंडिया है। फर्स्ट एवर एजुकेशन कमीशन हमने फॉर्म किया 1948 में। हेड किया किसने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। पहला शिक्षा आयोग ये बनाया गया, अध्यक्षता की डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। और ये कौन थे? ये एक दार्शनिक थे, एक फिलोसोफर थे, एक विद्वान थे, एक स्कॉलर थे और बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। लेटर ही वाज मेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ज़रूरत क्यों थी? इसकी आवश्यकता क्यों थी? इस शिक्षा आयोग की, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन थी। भारत में यूनिवर्सिटी सिस्टम जो था ना, वो ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड था, परीक्षा उन्मुख था। एग्ज़ाम के ऊपर ज़्यादा ध्यान था। और भारतीय संस्कृति और भारत की जो लोकल ज़रूरतें हैं, उससे हट के जो अंग्रेज़ों की ज़रूरत है, उसके हिसाब से विश्वविद्यालयों को तैयार किया गया था। तो इसलिए इसमें मेजर चेंज करने की आवश्यकता थी। गोल था कि हम जो है ना, उदार शिक्षा, लिबरल एजुकेशन की तरफ बढ़ें, अपने मूल्यों के ऊपर ध्यान दें और जो अनुसंधान है, रिसर्च है, इसमें हम एक्सीलेंस प्राप्त करें, उत्कृष्टता को बढ़ावा दें। तो इसलिए इस वाले पॉलिसी की ज़रूरत थी। अब इम्पोर्टेंट यही है जो अब बताने वाला हूँ, जिससे कि क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी मुख्य सिफ़ारिशें, की रिकमेंडेशन क्या-क्या थी?
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी की स्थापना के बारे में इसमें बात किया गया कि हमें एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऐसे एक आयोग की ज़रूरत है जो कि विश्वविद्यालयों पर नज़र रख सके और इनके रिलेटेड जो भी अनुदान वगैरह अगर प्रोवाइड करना है तो उसके लिए इसकी स्थापना के बारे में बात किया गया। हाँ, देखिए, शिक्षकों और संस्थानों के लिए शैक्षणिक स्वतंत्रता सुनिश्चित कर, पहले क्या हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्टोरी फॉर्म में, जो मैं आपको बता रहा था कि अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के ऊपर अपना कंट्रोल चाहते थे और इसलिए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें उन्होंने क्या किया, पहले क्या हुआ करता था, एक तो केंद्र हुआ करता था जो सेंटर था और एक था प्रोविंस, यानी कि जो कि आपके प्रांत हुआ करते थे, जैसे अब स्टेट्स होते हैं उस समय पे प्रांत हुआ करते थे। तो ये पावर जो है ना वो केंद्र के अपने हाथ में उन्होंने ले लिया, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने अपने हाथ में सारी चीज़ें ले ली थी कि भाई यूनिवर्सिटीज़ में क्या-क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे करिकुलम डेवलप होगा, कैसे उसका पाठ्यक्रम बनेगा, वो सभी चीज़ें हम डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी इसमें जो अकादमिक स्वतंत्रता है, शैक्षणिक स्वतंत्रता है, इसकी आवश्यकता थी और इसके लिए भी इसमें रिकमेंड किया गया कि भाई स्वायत्तता दी जाए, ऑटोनॉमी दी जाए यूनिवर्सिटीज़ को। 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम, यानी कि 3 साल का डिग्री प्रोग्राम डिज़ाइन करने के बारे में बात किया गया कि भाई हायर सेकेंडरी यानी क्लास 12th पास करने के बाद आपको 3 साल का डिग्री प्रोग्राम करना होगा। साथ ही साथ जो शिक्षक प्रशिक्षण है, टीचर ट्रेनिंग, इसके ऊपर ज़्यादा जोर हो और अनुसंधान पर ज़्यादा जोर हो ताकि हमारा जो शिक्षा की गुणवत्ता है हमारी वो बेहतर हो। इसके साथ-साथ जो हमारे इंडियन वैल्यूज़ हैं, भारत में क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, आध्यात्मिक मूल्य, स्पिरिचुअल वैल्यूज़, तो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को हम बढ़ावा दें। हम लोकतंत्र के बारे में बात करें, सांस्कृतिक एकीकरण के बारे में, कल्चरल इंटीग्रेशन के बारे में बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ विविध संस्कृति है ना? और हमारा जो भी हमारा संविधान है वो भी बात करता है कि भाई हमें जो है कोई किसी एक धर्म के तरफ नहीं झुकाव रखना है, बल्कि धर्मनिरपेक्ष रहना है। तो सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देने वाली शिक्षा को प्रोत्साहित करने के बारे में बात किया गया इसमें। इसके बाद आता है हमारा दूसरा एजुकेशन कमीशन, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-1953 में ये आया था। चेयरपर्सन कौन थे? डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। इसको मुदलियार कमीशन के भी नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे मुदलियार कमीशन पूछ दे तब भी आप समझ जाएंगे कि ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बारे में बात हो रहा है। टैगलाइन क्या था इसका? रीऑर्गेनाइजिंग सेकेंडरी एजुकेशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास के लिए माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन, ये इसका टैगलाइन था। देखिए, हायर एजुकेशन को तो हमने एड्रेस कर दिया था, उच्च शिक्षा को तो हमने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के जरिए एड्रेस कर दिया था, लेकिन अब ज़रूरत थी कि भाई हम जो सेकेंडरी स्कूलिंग है, जो माध्यमिक विद्यालय है, इसकी अव्यवस्थित और कठोर प्रणाली को जो है वो कैसे भी करके हम फ्लेक्सिबिलिटी इसमें लाएँ, ख़त्म करें इसके रिजिडिटी को। और गवर्नमेंट ने डॉक्टर मुदलियार को अपॉइंट किया कि आप इस कमीशन को लीड करेंगे, इसकी अध्यक्षता करेंगे, ताकि जो माध्यमिक शिक्षा है, उसको क्या करेंगे, सुव्यवस्थित करेंगे आप। और जो भी हमारे भारत की आवश्यकता है, क्योंकि भारत जो है ना वो एक तरीके से आप देखेंगे कि एक बढ़ता हुआ राष्ट्र है, ग्रोइंग नेशन है, तो उसकी क्या ज़रूरतें थी, उसकी उसमें क्या रिकमेंडेशन की ज़रूरत थी, वो डॉक्टर मुदल्लियर को यहाँ नियुक्त किया गया। ज़रूरत क्यों थी? तो सेकेंडरी एजुकेशन जो है ना, उसमें कहीं न कहीं जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल्स लैक कर रहा था। उसमें व्यावसायिक मूल्य, वोकेशनल जो वैल्यू थी वो लैक कर रही थी। कई बच्चे ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाएँगे, तो इनको वोकेशनल एजुकेशन अगर हम छोटे कक्षाओं में ही दे दें, तो कम से कम अपना जीवन यापन तो कर पाएँगे ये। तो इसके लिए वो वोकेशनल वैल्यू, वो मोरल ग्राउंडिंग, नैतिक आधार, ये सभी चीज़ें ज़रूरी थी। और ये जो है ना, ऐसा इसका स्थिति था कि यह ना तो कुशल श्रमिक यानी कि ना ही जो है ये स्किल्ड वर्कर्स को रेडी कर रहा था और ना ही जो है वो जिम्मेदार नागरिक या रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स रेडी कर रहा था। तो इसलिए इसकी ज़रूरत थी। और क्या-क्या रिकमेंड किया गया, इम्पोर्टेंट यही है। सबसे पहला रिकमेंडेशन था कि हमें मल्टीपर्पज़ स्कूल और वोकेशनल ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस करना होगा। बहुउद्देशीय विद्यालय और इसके साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण की शुरुआत करनी होगी। तो जो हमारे स्कूल्स हैं वो मल्टीपर्पज़ स्कूल्स बने, उनमें जो है ट्रेनिंग भी दी जाए, स्किल डेवलपमेंट भी हो। इसके साथ-साथ 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला, 3 भाषाई सूत्र जो है, वो कोठारी आयोग में भी बात हुआ इसका और यहाँ माध्यमिक शिक्षा आयोग में भी 3 लैंग्वेज फ़ॉर्मूला के बारे में बात हुआ कि एक तो मदर टंग हो गया और इसके साथ-साथ एक आपका इंग्लिश, जो कि आपका जब भी आप कहीं फ़ॉरेन में किसी से बात कर रहे हो तो कॉमन लैंग्वेज के तौर पे यूज़ होगा, और एक अगर हिंदी हो जाए या उर्दू हो जाए, कोई भी आपका एक लैंग्वेज हो सकता है।
10+2 प्रणाली के ऊपर बात किया गया कि 10 वर्ष तो आपको सामान्य शिक्षा का लेना होगा और 2 वर्ष पूर्व विश्वविद्यालय यानी कि प्री यूनिवर्सिटी, 2 साल जो 11-12 है वो प्री यूनिवर्सिटी के रूप में देखा जाने लगा, है ना? इसके साथ-साथ मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा, सिटीजनशिप, नागरिकता और कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण पर जोर दिया गया, इसमें सिफारिश किया गया। और इसके साथ-साथ जो रोट लर्निंग की आदत बनी हुई थी, रटने की आदत बनी हुई थी, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हो गई थी, तो रटने की आदत को कम करने के लिए पाठ्यक्रम का पुनर्गठन की आवश्यकता थी, है ना? तो ये मुख्य सिफारिशें थी। इसके बाद हमारा आता है कोठारी कमीशन, जिसे हम जो है कोठारी आयोग के भी नाम से जानते हैं, 1964 से 66 में। इसकी अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर डी.एस. कोठारी ने, है ना? डॉक्टर डी.एस. कोठारी ने जो है इसकी अध्यक्षता की। टैगलाइन था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। इंडिया का पहला व्यापक शिक्षा आयोग था, कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन कमीशन था ये। गवर्नमेंट ने 20 इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को, 20 जो है वो आपके अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को एक साथ लाया था, एक विजनरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए, एक दूरदर्शी ढांचा बनाने के लिए, हर एक स्तर पर, शिक्षा के हर एक स्तर पर। तो इसीलिए कहा गया कि भाई ये जो कोठारी कमीशन था ना, ये हर एक लेवल ऑफ एजुकेशन के ऊपर जो है वो इसका ध्यान था, ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है हायर एजुकेशन के लिए था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इसके बाद जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया वो माध्यमिक शिक्षा पर उसका जोर था, नहीं। जो कोठारी आयोग था उसका हर एक स्तर पर, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या इसके बाद से जो है आपका उच्च शिक्षा, इन सभी पर इसका जोर था। तो भारत का एक पहला कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन कमीशन था। आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि भारत को एक कंसिस्टेंट और इंक्लूसिव नेशनल सिस्टम की आवश्यकता थी, एक सुसंगत और समावेशी राष्ट्रीय प्रणाली की आवश्यकता थी जो सामाजिक आर्थिक विकास का समर्थन कर सके, यानी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। तो सोसाइटी भी डेवलप हो और साथ ही साथ जो है ना हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, पैसे भी बढ़े। तो सिफारिशें क्या थी? 10+2+3 का सिस्टम का जो आया था ना वो इसमें सिफारिश लाया गया, अभी तक वो चलता हुआ आ रहा था। अगर आपसे पूछ दे कि 10+2+3 सिस्टम जो है ये किस आयोग में आया था, तो आपका आंसर होगा कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एनटीए ने पूछा हुआ है ना? इसके बाद से कॉमन स्कूल सिस्टम, जो CSS के बारे में हम बात करते हैं, कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में बात किया कि हमें स्टैब्लिश करना होगा कॉमन स्कूल सिस्टम, इक्वल एक्सेस के लिए, समान पहुंच के लिए, किसी भी प्रकार से मतभेद नहीं होगा, ना ही जाति, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, या फिर किसी भी एक आधार पर आप जो है किसी भी प्रकार का पक्षता नहीं करेंगे। उसके साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन को, यानी कि आपके, हम बात करें व्यावसायिक शिक्षा का विकास कक्षा 10 के बाद हो, है ना? वोकेशनल एजुकेशन का विकास हो। और विज्ञान शिक्षा, राष्ट्रीय एकीकरण और मूल्य शिक्षा पर ध्यान केंद्रित हो, यानी कि साइंस एजुकेशन, नेशनल इंटीग्रेशन और वैल्यू एजुकेशन पर। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसकी है कि शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद, यानी जीडीपी जिसको हम कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 6% खर्च जो है ना शिक्षा पर हो। आज भी नहीं होता है 6% खर्च, लेकिन देखिए कोठारी आयोग ने उस समय पर ही बोला था कि हमारा जो भारत का सकल घरेलू उत्पाद है इसका 6% खर्च शिक्षा पर हो, क्योंकि अगर शिक्षा बेहतर होगा तो हमारा राष्ट्र जो है ना वो बहुत तेजी से विकास करेगा। इसके साथ साथ शिक्षक प्रशिक्षण, स्थिति और पारिश्रमिक में सुधार हो। जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग बेहतर, उनका स्टेटस बेहतर, और उनको अच्छा जो है वो योगदान अगर वो कर रहे हैं तो उनको उसका अच्छा जो है पैसा भी मिले, उनको जो है मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिले, ताकि वो बेहतर पढ़ा सके, मोटिवेशन बना रहे, है ना? तो ये कोठारी आयोग में ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसमें कि 10+2+3 सिस्टम, CSS कॉमन स्कूल सिस्टम, 6% ऑफ GDP, ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने पहले नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन पर। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, है। कोठारी कमीशन का बहुत सारा रिकमेंडेशन आया था, तो इसी के ऊपर आधारित हमारा पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति था, 1968 में आया, 1968 में। टैगलाइन था शिक्षा का क्रांतिकारी पुनर्गठन, यानी रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एजुकेशन। ये पहला हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था जो कि इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी। और ज़रूरत क्यों था इसका? ये पॉलिसी जो है ना, ये हमारे जो भारत है, इसका उद्देश्य था कि हमारे भारत में समानता, पहुंच और गुणवत्ता के मूल्यों के माध्यम से शिक्षा को एकीकृत और रूपांतरित किया जाए। यानी जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, इसको जो है हम एकीकृत करें, रूपांतरित करें। तो इसलिए इसकी ज़रूरत थी कि भाई इक्वालिटी, एक्सेस और क्वालिटी को बेहतर करें और एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करें।
हाइलाइट्स क्या थी, मुख्य विशेषताएं क्या थी? एक तो 3 भाषा सूत्र का कार्यान्वयन, यानी 3 भाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र जो कोठारी आयोग में बात हुआ था, जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में बात हुआ था। लेकिन इसका कार्यान्वयन, अगर इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करें तो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी में हुआ था। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दे कि इम्प्लीमेंटेशन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का, तो आप कहेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। और अगर आपसे बोले कि किसने रिकमेंड किया, तो आप सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ना बता के कोठारी कमीशन बताएंगे, कोठारी आयोग बताएंगे, क्योंकि जो एनटीए मानता है मैं वही आपको बता रहा हूँ। विज्ञान और नैतिक शिक्षा यानी साइंस और मोरल एजुकेशन के ऊपर इसका जोर था। और फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात किया गया पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम अगर आपसे पूछे कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, तो आप बताएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। क्षेत्रीय भाषाओं के सम्मान के साथ हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में बढ़ावा देना, यानी प्रमोशन ऑफ हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज विद रिस्पेक्ट फॉर रीजनल लैंग्वेजेस। जो भी हमारे क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इनके सम्मान के साथ साथ हिंदी को जो है ना, एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में बढ़ावा दे, है ना। तो राष्ट्रीय भाषा हमारे, वैसे तो नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है, लेकिन राजभाषा जरूर हिंदी है। तो आप जो है इसको बढ़ावा दिया जाए, ऐसा रिकमेंड किया गया। सामाजिक न्याय और असमानता को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना, फोकस ऑन सोशल जस्टिस एंड रिमूविंग डिस्पैरिटीज, है ना, असमानताओं को दूर करें। तो ये जो है सिफारिशें थी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। हमारा दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये था। प्राइम मिनिस्टर इस समय पे राजीव गांधी थे, है ना। और टैगलाइन क्या था? टुवर्ड्स अ न्यू एजुकेशन ऑर्डर, यानी कि एक नई शिक्षा व्यवस्था की ओर। तो राजीव गांधी को आप सभी को मालूम है कि भाई इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट थे। भारत में कंप्यूटर लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। तो जैसे जैसे भारत में आधुनिक युग में आगे बढ़ा भारत, जैसे जैसे इंडिया मॉडर्न एरा में आया, 1986 का पॉलिसी जो है वो एक रिस्पॉन्स था उन सभी इश्यूज जो कि इंडिया फेस कर रहा था। और आपको मालूम है कि ये जो है ना, लगभग 18 सालों बाद दूसरा शिक्षा नीति था। 1968 में आया था और इसके बाद 18 साल बीतने के बाद ये वाली शिक्षा नीति आई और एक नई शिक्षा व्यवस्था की ओर ये शिक्षा नीति जो है वो जा रही थी। इसमें जो अलग-अलग प्रॉब्लम्स थी, जैसे ड्रॉप आउट दर, जो बच्चे जो हैं बीच में ही स्कूल छोड़ देते थे, उसके बारे में बात हुआ। इसमें बात हुआ जेंडर इनइक्वालिटी, लैंगिक असमानता देखने को मिलता था। लड़कियों को लोग स्कूल नहीं भेजते थे, उनके साथ भेदभाव होता था, उसके बारे में बात हुआ। किसी भी प्रकार का नवाचार नहीं दिख रहा था, कुछ इनोवेशन नहीं दिख रहा था, इसके बारे में बात हुआ। इन सभी मुद्दों पर प्रतिक्रिया दिया इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। इसकी आवश्यकता क्यों थी? तो देखिए, असमानता बढ़ रहा था, इनइक्वालिटी बढ़ रहा था, गरीब और गरीब हो रहे थे, अमीर और अमीर हो रहे थे। टीचर ट्रेनिंग खराब हो चुका था, शिक्षक प्रशिक्षण जो है वो बहुत ही खराब हो रहा था और इस वजह से शिक्षकों की गुणवत्ता में काफ़ी कमी आई थी। तो इसके बारे में, और शिक्षा तक पहुँच जो एक्सेस है एजुकेशन का, वो रूरल अर्बन गैप्स, ग्रामीण शहरी अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इन सभी का जवाब था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। क्या-क्या हाइलाइट हैं, किस-किस के बारे में बात किया गया? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस वाले शिक्षा नीति में आएगा, तुरंत आप लिखेंगे 1986। 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई थी। प्राथमिक विद्यालयों को मजबूत करने के लिए उसमें मूलभूत सुविधाएँ दें, बेसिक नेसेसिटीज़ जो भी थी उसमें, जैसे ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, बैठने के लिए बच्चों को बेंच होना चाहिए, उनके वॉशरूम जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, पीने के लिए स्वच्छ पानी होना चाहिए, स्वच्छ वातावरण हो, इतनी व्यवस्था कम से कम हो। इसके लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया, है ना? तो ऐसी मूलभूत सुविधाएँ, ताकि बच्चे कम से कम स्कूल में आएँ तो उनको ये बेसिक फैसिलिटीज़ तो मिल सकें। इसके अलावा नवोदय विद्यालय, अगर एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात किया जाए तो वो भी 1986 के पॉलिसी के थ्रू ही हुआ था, याद रखेंगे आप। आपसे अगर पूछ दे कि नवोदय विद्यालयों की स्थापना जो है वो किस वाले पॉलिसी के थ्रू हुआ था, तो 1986 के पॉलिसी के। ग्रामीण प्रतिभाओं को, जो भी नवोदय विद्यालय में आप जानते हैं बच्चे कौन से जाते हैं, जो रूरल टैलेंट है, गाँव में भी बच्चे बहुत तेज होते हैं, तो वो कॉम्पिटिशन देते हैं और नवोदय विद्यालय में उनका एडमिशन होता है। फीस जो है नामात्र लगता है या ज़ीरो लगता है और उसमें उनके खाने की, रहने की सारी सुविधाएँ होती हैं। इसके अलावा नॉन फॉर्मल और एडल्ट एजुकेशन को बूस्ट करने के बारे में बात किया गया कि भाई गैर औपचारिक और वयस्क शिक्षा को हम बढ़ावा दें।
शिक्षा जो है वो सिर्फ स्कूल में जाके ही ना मिले, बल्कि शिक्षा हर एक तरीके से हर एक स्तर पर मिले। फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ नॉन फॉर्मल एजुकेशन और एडल्ट एजुकेशन को भी बढ़ावा दें। तो ओपन स्कूलिंग जैसे इग्नू वगैरह जो हैं उनके बारे में भी पहली बार यहाँ पर बात हुआ था, है ना, कि भाई हमें जो है ओपन स्कूलिंग, ओपन यूनिवर्सिटीज़ खोलने होंगे। इसके अलावा जो महिलाओं की शिक्षा में कमी आ रही थी, इसके साथ-साथ जो बच्चे थे उनके, और एससी, एसटी, ओबीसी यानी कि महिलाओं, एससी, एसटी, ओबीसी और विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के बारे में बात किया गया। यानी कि हाशिए पर रहने वाले जो समूह थे, मार्जिनलाइज़्ड जो ग्रुप थे उनको। फिर जिला स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के लिए डाइट की शुरुआत भी इसी में हुई थी। याद रखिए, अगर आपसे पूछ दे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल टीचर ट्रेनिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग डाइट, इसकी शुरुआत कौन से पॉलिसी से हुई थी? तो 1986 से। तो ये सभी देखिए कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, जो ओपन स्कूलिंग की व्यवस्था हो गई, इसके साथ-साथ डाइट की शुरुआत हुई, और वर्क एक्सपीरियंस, वैल्यू एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके इसका एकीकरण किया जाए, मूल्य शिक्षा, अनुभव और प्रौद्योगिकी का एकीकरण हो, इसके लिए भी बात किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। अच्छा, 86 की पॉलिसी आ गई, 1986 की पॉलिसी आ गई, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में बड़ा प्रॉब्लम आने लगा, क्योंकि इस समय पे बहुत सारी चीज़ें हुईं। भारत का जो इकोनॉमिक स्थिति थी, जो इसकी आर्थिक स्थिति थी, वो बहुत खराब हो गई, भारत बहुत कर्ज में डूब गया था। जब याद होगा आपको एलपीजी, यानी कि 1991 में जो है ये इंडिया का स्थिति इतना खराब था कि अब बहुत कम दिनों के लिए यहाँ पर जो है सुविधाएं गवर्नमेंट दे पाती, और इस वजह से गवर्नमेंट का स्थिति बहुत खराब हो गया। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ढील बर्दी विदेशी कंपनियों को भारत में आने के लिए उनकी व्यवस्था ठीक की, ताकि कहीं ना कहीं स्थिति ठीक हो पाए। और इसी बीच ये 1986 की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि फंड्स की कमी थी। तो फिर आया, अब इससे जो है 6 साल बाद प्रोग्राम ऑफ एक्शन। प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है ना 1992, ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, इसको ही इम्प्लीमेंट करने के बारे में था, है ना? इसको ही जो है कार्यान्वयन इसका करना था। तो इसको क्रियान्वित करने के लिए, कार्यान्वयन करने के लिए 1986 की पॉलिसी को और थोड़ा इसमें अपडेट भी आया गया। तो इसको जो है करके और एक एक्शन प्लान लॉन्च किया गया। इसमें कुछ एडेड स्ट्रैटेजी, अतिरिक्त रणनीतियाँ भी थी, उसके साथ इसको लॉन्च किया गया। तो क्या की मेजर्स थे, क्या मुख्य उपाय थे? एक तो डिसेंट्रलाइजेशन, जो विकेंद्रीकरण है, इसके ऊपर फोकस था, और स्कूल प्रबंधन समितियों पर ध्यान केंद्रित करना था। इसके अलावा शिक्षक शिक्षा में सुधार, सेवाकालीन प्रशिक्षण पर जोर हो, यानी कि टीचर एजुकेशन को बेहतर करना, इन सर्विस ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करना, जो व्यावसायिक शिक्षा और वयस्क साक्षरता कार्यक्रम है इसका विस्तार करना, और वोकेशनल एजुकेशन, एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, ओपन स्कूलिंग को बढ़ावा देना। इसके साथ-साथ जो है ऑलरेडी हमने बात किया है 1986 पॉलिसी में, और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को मजबूत करना, ये भी इसका एक काम था। स्ट्रेंथन वुमेन्स एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन एक तरीके से हम जो है ना कार्यान्वयन करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन, एक रिव्यू तरीके का, सलीके का देख लें कि वो था 1986 वाले पॉलिसी का। इसके बाद हमारा आता है क्या? डीपीईपी, है ना? तो डीपीईपी जो है वो, इसका टैगलाइन क्या था? सबसे पहले ये देखिए, इसका टैगलाइन था यूनिवर्सलाइजिंग प्राइमरी एजुकेशन थ्रू डिस्ट्रिक्ट बेस्ड प्लानिंग। यानी कि देखिए, जिला स्तरीय प्लानिंग की जरूरत थी, है ना? जिला स्तर पर प्लानिंग करने से क्या होता है कि लोकल नीड्स जो है उन क्या क्या हैं, क्या लोकल जरूरतें, ये पता चलता है। तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम लाया गया 1994 में, और इसका ऑब्जेक्टिव था कि हम प्राइमरी एजुकेशन को कैसे जो है इसका सार्वभौमिकरण करें, यूनिवर्सलाइज करें, और प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा के पहुंच को बेहतर करें, रिटेंशन, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है ड्रॉप आउट ना करें, लर्निंग अचीवमेंट जो प्राइमरी स्कूल में उसको बेहतर करें, और एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, जो भी ऐसे जिला हैं जो कि शैक्षणिक रूप से काफ़ी पिछड़े हैं, उनको जो है हम कहीं ना कहीं बेहतर करें। इसको वर्ल्ड बैंक और यूनिसेफ द्वारा फंडिंग मिला हुआ था, और डीपीईपी यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो है ना, भारत का एक मेजर पुश था टुवर्ड्स यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की तरफ। जरूरत क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिला थे जो कि पुअर लिटरेसी था, जहाँ पर जो है ना साक्षरता बिल्कुल नाम मात्र था, स्पेशली महिलाओं में, और जो हाशिए पर रहने वाले समूह एससी, एसटी, ओबीसी और जो पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, उनका। तो इसलिए ये डीपीईपी लाया गया। इसका जो फीचर था
वो था कि भाई डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करना है, लोकल लेवल प्लानिंग आप करेंगे। अगर लोकल लेवल अपने जिला के स्तर पर प्लानिंग करेंगे तो इसमें पंचायती राज के इंस्टीट्यूट भी अवेलेबल होंगे, कम्युनिटीज़ होंगी, एनजीओ वहाँ के शामिल होंगे, तो आप ज़्यादा बेहतर मैनेज कर पाएंगे क्योंकि उनको ज़्यादा पता है कि वहाँ की लोकल ज़रूरतें क्या हैं। तो डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक एक्शन प्लान बने। साथ ही साथ जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बच्चों के लिए, स्पेशली गर्ल्स, एससी एसटी चिल्ड्रन जिनको डिसेबिलिटी है, इनके लिए जो है पहुंच बेहतर करना, लर्निंग आउटकम और टीचिंग का क्वालिटी बेहतर करना, टीचर ट्रेनिंग और करिकुलम रिफॉर्म के ऊपर ध्यान देना। साथ ही साथ हमें 18 राज्यों में, स्टेट्स में, और 270 जिला इसके अंदर कवर हुए थे, है ना। 18 स्टेट, 270 डिस्ट्रिक्ट्स, और टारगेट था कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट्स लिटरेसी रेट जिनका काफ़ी कम है नेशनल एवरेज से, उनको जो है हम फंडिंग प्रोवाइड करें। फंडिंग का पैटर्न ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक्सटर्नल एजेंसी जैसे वर्ल्ड बैंक और डीएफआईडी, यूनिसेफ ने ये फंड दिया था, और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के ऊपर ध्यान दिया गया, कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए, एससीईआरटी, डाइट और ब्लॉक रिसोर्स सेंटर जो बीआरसी हैं, इनको और ज़्यादा मजबूत किया जाए। और इससे एनरोलमेंट काफ़ी देखने को मिला। बच्चों द्वारा जो है काफ़ी ज़्यादा एनरोलमेंट किया गया, काफ़ी लोग एडमिशन कराए अपने बच्चों का, ड्रॉप आउट रेट कम हुआ, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन देखने को मिला, फीमेल लिटरेसी बढ़ी, इंक्लूसिव क्लासरूम्स बना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो कहीं न कहीं देखने को मिला। और ये जो है, एक याद रखिएगा, एक तरीके से ग्राउंड वर्क, नींव के तौर पे काम किया। आगे आने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम सर्व शिक्षा अभियान जो आया था 2001 में, तो इसके लिए इसने नींव के तौर पे काम किया, सर्व शिक्षा अभियान के लिए। तो डीपीईपी के बारे में यहाँ पर हमने जाना। इसके बाद आता है पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। इसका टैगलाइन था एम्पावरमेंट थ्रू इंक्लूजन, यानी कि समावेश के माध्यम से सशक्तिकरण हम दे। इसमें जो भी डिसेबल्ड लोग हैं, तो उनकी डिसेबिलिटी की पहचान की गई। भारत का पहला जो है ना, वो लेजिस्लेशन था जो कि गारंटी एजुकेशन के बारे में बात कर रहा था, जो कि बात कर रहा था कि भाई विकलांग लोगों के लिए शिक्षा और समान अवसरों की गारंटी इसमें है। और भारत का पहला कानून बना ऐसा जो कि विकलांग लोगों के लिए ये गारंटी दे रहा था, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का। तो इसमें क्या था, सबसे पहला तो जो 6 से 14 साल वाला वो प्रावधान होता है कि हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जिसके बारे में बात कोठारी एजुकेशन कमीशन ने किया था, तो वो इसमें डिसेबल्ड लोगों के लिए 18 साल अप टू 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। इसके अलावा बैरियर फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर बने स्कूल्स में, जो है व्हील चेयर ले जाने की व्यवस्था हो, वहाँ पर जो है ब्लाइंड लोगों के लिए जो है कम से कम ऐसे व्यवस्था हो कि आराम से वो क्लासरूम तक पहुँच सके। साथ ही साथ समावेशी और विशेष स्कूलों को बढ़ावा देना, ऐसे टीचर्स को रेडी करना जो स्पेशल, जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्पेशल ज़रूरतें हैं, उनको वो कैटर कर सके, और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर हो, वोकेशनल ट्रेनिंग पर ज़्यादा जोर हो। तो अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, तो इसमें डिसेबिलिटी, नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज के बारे में भी पूछ देता है कि इसमें जो है पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 डिसेबिलिटीज, कितने डिसेबिलिटीज को इसमें जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया। तो 1995 वाला जो डिसेबिलिटी एक्ट था, पीडब्ल्यूडी एक्ट, इसमें टोटल मात्र 7 ही डिसेबिलिटी को माना गया था, 7 टोटल। एब्सेंस ऑफ साइट और विजुअल एक्विटी के लिए ब्लाइंडनेस था पहला, है ना, अंधापन, ब्लाइंडनेस। दूसरा था आपका लो विजन, अगर कम दिखाई देता है, और इसके भी मानक थे, विजुअल इंपेयरमेंट अगर है तो ट्रीटमेंट के बाद भी है होगा, तो बहुत ज़्यादा अगर दिखाई नहीं दे रहा तो ये भी। तीसरा था लेप्रेसी क्योर्ड, यानी कि जो कुष्ठ रोग हो जाता है, लेप्रेसी, तो इससे सेंसेशन जो है वो कहीं न कहीं ख़त्म हो जाती है, और डिफ़ॉर्मिटी आ जाती है, फिज़िकल डिसेबिलिटी देखने को मिलता है, तो वो लेप्रेसी क्योर्ड जो है वो भी इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में अगर दिक्कत है तो उसके लिए भाई 60 डेसिबल, 60 डीबी या उससे ज़्यादा अगर लॉस हो गया है तो उसके लिए। फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, कोई भी अगर पैर में, हाथ में कुछ दिक्कत है तो वो इसमें शामिल किया गया। छठा था मेंटल रिटार्डेशन, बोला गया था, अगर कोई मानसिक बीमारी है तो उसको भी इसमें शामिल किया गया। और सातवां था मेंटल इलनेस, यानी कि कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल रिटार्डेशन मतलब हो जाता है कि ऐसा कंडीशन जिसमें कि इनकम्प्लीट डेवलपमेंट हुआ है माइंड का बच्चों से ही, मतलब ये बचपन से ही आ जाता है। लेकिन मेंटल इलनेस जो है ये वयस्कों को होता है, बाद में कोई अगर मानसिक बीमारी हो जाती है। तो यही 7 डिसेबिलिटी बस यहाँ पर शामिल किए गए थे। बाद में हम देखेंगे कि एक आया था राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में, और उसमें ये डिसेबिलिटी बढ़ के कितने हो गए थे इसको हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, ये 2001 में जो है सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था। इसका टैगलाइन था एजुकेशन फॉर ऑल। किसने लॉन्च किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। एजुकेशन फॉर ऑल इसका टैगलाइन था। ये एक फ्लैगशिप स्कीम था जिसको
सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को अचीव करने के लिए लाया गया था। और ये 86वें संविधान संशोधन के जरिए आया था। संवैधानिक संशोधन जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए लाया गया था। फीचर्स क्या-क्या हैं इसको समझ लेते हैं। तो देखिए ये टाइम बाउंड मैनर में था। एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाना, एक बेहतर गुणवत्ता वाला शिक्षा, जो बच्चे 6 से 14 साल के हैं उनको जो है वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये इसका टारगेट था। और साथ ही साथ जो यूनिफ़ॉर्म है, बच्चों के ड्रेस जो होते हैं स्कूल जाने के, वो इसके साथ-साथ जो उनकी किताब कॉपी होती है वो, और उनके भोजन का प्रावधान इसमें था, है ना? सर्व शिक्षा अभियान। अच्छा, मिड डे मील स्कीम अगर आपसे पूछ दे तो 1995 में, 1995 में मिड डे मील स्कीम लॉन्च हुआ था, है ना? तो वो भोजन, पाठ्यपुस्तक और उनके जो यूनिफ़ॉर्म है, उनके जो ड्रेस है वो, ये सर्व शिक्षा अभियान के ज़रिए उनको प्रोवाइड करना। साथ ही साथ जो स्कूल प्रबंधन समिति है, इसकी शुरुआत की गई, जिसमें कि पेरेंट्स भी शामिल थे। इसमें टीचर्स और प्रिंसिपल भी शामिल थे, और वहाँ के जो ग्राम प्रधान हुआ करते थे, वो भी इसमें शामिल थे, है ना? तो ताकि बेहतर तरीके से स्कूल का जो है वो किसी प्रबंधन जो है वो बेहतर हो सके। इसके अलावा लैंगिक समानता और सामाजिक समावेश, यानी सोशल इंक्लूजन और जेंडर इक्वालिटी के ऊपर फोकस किया गया, ध्यान केंद्रित किया गया। तो ये भी एक इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो है। तो क्या-क्या ऑब्जेक्टिव था यूनिवर्सल एक्सेस एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए? जो बच्चे हैं उनको रिटेन करें, उनको ड्रॉप आउट रेट कम करना, जेंडर और सोशल गैप को ब्रिज करना, जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको बेहतर करना, और इक्विटी और इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समानता और समरूपता लाना, समावेशिता जो है वो ये इंश्योर करना एससी, एसटी, माइनॉरिटी और डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए। तो यही इसका मेजर फीचर क्या था? विलेज एजुकेशन कमिटी, वीईसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपसे पूछे कि विलेज एजुकेशन कमिटीज जो है वो किसके जरिए आए थे, तो सर्व शिक्षा अभियान 2001। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लासरूम, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज हो, टीचर का रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग हो, फ्री में आपकी किताब कॉपी होना चाहिए, आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए बच्चों के लिए। और अगर हम बात करें लड़कियों के लिए, तो गर्ल्स एजुकेशन के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वगैरह ये सभी को एस्टेब्लिश करना। फिर CWSN, जिसे हम कहते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ऐसे बच्चे जिनके स्पेशल ज़रूरतें होती है, तो इनको इंटीग्रेट करना, एक ही स्कूल में उनको पढ़ाना, और स्पेशल एम्फेसिस आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए, जिसे हम OOSC कहते हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी स्कूल छोड़ चुके हैं, तो उनको कैसे वापस से स्कूल तक ले आना है, इसके ऊपर भी इसमें ध्यान दिया गया। तो इनिशियली सेंटर और स्टेट का कितना-कितना रोल था इसमें, तो 85% इसका खर्च सेंटर देख रहा था और 15% स्टेट, लेकिन बाद में इसको 60-40 के रेशियो में कर दिया गया। 60% सेंटर के खर्च से और 40% स्टेट के खर्च से चलने लगा। तो इससे एनरोलमेंट रेट काफ़ी बढ़ा, वजीफ़ा वगैरह, स्कॉलरशिप वगैरह मिलने लगा, तो लोग उसी लालच में, खाना के लालच में बच्चों का एडमिशन कराने लगे। ड्रॉप आउट रेट कम हुआ, और जो विद्यालय हैं इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इनकी मूलभूत सुविधाएँ हैं, उनमें जो है बढ़ोतरी देखने को मिली। और जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हमारा आया, तो उसमें जो गोल्स आने वाले थे उनको स्टार्टिंग से ही, ये मतलब पहले से ही इसमें अचीव हो रहे थे वो, है ना? अच्छा, एक और चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि 2018 में जो सर्व शिक्षा अभियान है ना, इसको समग्र शिक्षा अभियान, इसमें जो है मर्ज कर दिया गया। एसएसए और आरएमएसए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो थे, और सर्व शिक्षा अभियान, इनको जोड़ के समग्र शिक्षा अभियान बना दिया गया। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को भी इसी में इंटीग्रेट कर दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो देखिए इतने अच्छे तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपके लिए सारा मटेरियल जुटाकर, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सारी चीज़ें मैं प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ामिनेशन में मैं चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ें ना। अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है ये चीज़, यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे बैच के स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं कि किस तरीके से हम पढ़ते हैं, और आप अगर व्यवस्थित रूप से पढ़ना चाहते हैं, और अगर इस वाले नेट को आप बस कैजुअली दे रहे हैं कि नेक्स्ट नेट को मैं अच्छे से दूंगा, तो हमारे बैच में ज़रूर एनरोल हो जाइएगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पर मैं आपको एक-एक चीज़ कवर करता हूँ। अब हम आ जाते हैं एनसीएफ 2005, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। चेयरपर्सन कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। टैगलाइन क्या था? बिना बोझ के सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन, है ना? ज़रूरी क्यों था? पाठ्यक्रम जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया था, बहुत ज़्यादा कठोर हो गया था, और एग्ज़ाम ड्रिवन हो गया था, जो कि स्टार्टिंग में भी बात हुआ था। जब हमारा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बना हुआ था, फर्स्ट जो हमारा एजुकेशन कमीशन 1948-49 में, जिसको हेड किया था किसने? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। उस समय पे भी बात हुआ था कि एग्ज़ाम ड्रिवन हमारा जो है पूरा करिकुलम है। इसमें भी हमें देखने को मिला कि जो स्कूली करिकुलम है वो भी काफ़ी रिजिड हो गया था, बहुत कठोर था, इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी।
तो हमें एक शिक्षार्थी केंद्रित, एक लचीला पाठ्यक्रम, एक फ्लेक्सिबल करिकुलम बनाने की आवश्यकता थी और इसीलिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 लाया गया। रचनात्मक दृष्टिकोण की ओर एक बदलाव था, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की तरफ एक बदलाव था, तो इसलिए एक बहुत बड़ा रोल मैं मानता हूँ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का, कि हम इसमें टीचर सेंट्रिक एजुकेशन से स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन की तरफ पहली बार बढ़ने वाला, अगर कोई पहली बार कोई फ्रेमवर्क था या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट था जो बात कर रहा था स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन का, इस पे हमें आलोचनात्मक सोच और अनुभवात्मक सीखने पर जोर दिया गया, क्रिटिकल थिंकिंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर जोर दिया गया कि हमें चीज़ें अपने से करके देखनी है ना? अगर आप अपने हाथों से कोई चीज़ करके देखते हैं, कोई अनुभव करते हैं, तो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा लंबे अवधि तक उसको जो है आप रिटेन कर पाते हैं। तो और इसके साथ-साथ पीस एजुकेशन, बच्चों को जो है शांति का पाठ पढ़ाया जाए, पीस के बारे में बताया जाए, उनको जीवन कौशल सिखाया जाए, उनको मल्टीलिंग्विज़्म यानी कि बहुभाषिता की तरफ ले जाया जाए। आजकल क्या हो रहा है, मेरा भाषा बेहतर है, कन्नड़ बोलूँगा, मराठी बोलूँगा। अच्छा, आपने कभी नहीं सुना होगा कि हमारे जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा भाषा को लेके ये चीज़ें नहीं होती। इस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा जो है प्राउड भी फ़ील करता हूँ कि हमारे यहाँ भाषा के लिए कोई मारामारी नहीं है। आप चाहे मगधी बोलिए, चाहे भोजपुरी बोलिए, चाहे आप जो है वो यहाँ पर आके कोई भी हिंदी बोलिए, इंग्लिश बोलिए, हम ओपन हैं, है ना? यहाँ पर कोई भी तरीके का कोई ऐसे कोई थोपता नहीं है कि ऐसे करना है। ये कुछ-कुछ स्टेट्स हैं जो कि बिल्कुल भाषा के लिए तो बिल्कुल पागल हो रहे हैं। जैसे कन्नड़ और आपका ये मराठी, ये दोनों लैंग्वेज तो ऐसा हो गया है कि दिन-ब-दिन मुझे लगता है कि ये ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। भई, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखिए, पीस एजुकेशन, लाइफ स्किल्स और मल्टीलिंग्विज़्म को इंटीग्रेट करके जो है हम करिकुलम में लाएँ और हमारा जो करिकुलम ऐसा हो जो कि एक मिरर के तौर पे काम करे, प्रतिबिंब के तौर पे काम करे, जो लोकल कॉन्टेक्स्ट हो, स्थानीय संदर्भ हो। देखिए, हमारा भारत इतना ज़्यादा विविध है कि इसमें जो है ना, इसमें बहुत ज़्यादा अलग-अलग विविधता है, अलग-अलग, जैसे आप यहाँ सदर्न स्टेट्स में आ जाएँ तो इधर अलग चीज़ें हैं, अलग लोग हैं, वहाँ के अलग जो है हाव-भाव है। इधर नॉर्दर्न स्टेट्स में आ जाएँगे तो अलग है, तो हमें स्थानीय संदर्भ को ध्यान देना होगा और विविधता के ऊपर जो है प्रतिबिंबित एक पाठ्यक्रम बनाना होगा कि भाई जहाँ पर बर्फ़ गिर रहा है तो उनको उसके बारे में आप बताएँगे और अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसके हिसाब से आप चीज़ों को समझाएँगे। तो वो चीज़ें जो है ध्यान रखनी है कि करिकुलम बना रहे हैं तो लोकल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान रखें, डाइवर्सिटी को ध्यान रखें और सेंसिटिविटी लाना, है ना? बच्चों को जो है सहिष्णुता सिखाना कि हमें जो है ना एक-दूसरे का सम्मान करना होगा, ना कि एक-दूसरे के खिलाफ जाना होगा। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये सभी चीज़ों के बारे में बात करता था। इसके बाद आया हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। टैगलाइन था, हर बच्चे का सीखने का अधिकार, एवरी चाइल्ड्स राइट टू लर्न। ज़रूरी क्यों था? देखिए, बहुत सारी योजनाओं के आने के बावजूद लाखों बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर थे, वर स्टिल आउट ऑफ स्कूल। तो कानूनी प्रवर्तन आवश्यक था। यहाँ पर कानूनी प्रवर्तन, लीगल एनफोर्समेंट की ज़रूरत थी, ताकि हम जो है ना, इसको एक राइट एक के तौर पे बना सकें, इसको हम जो है ना, अधिकार के तौर पे बना सकें कि भाई शिक्षा एक अधिकार हो। है ना? और जो भी शिक्षा से वंचित करेगा बच्चों को, वो एक दोषी पाया जाएगा, चाहे वो माँ-बाप ही क्यों ना हो। तो एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। इसमें आर्टिकल 21 ए के ज़रिए, यानी कि अनुच्छेद 21 ए को जोड़ा गया और इसके ज़रिए फंडामेंटल राइट बनाया गया, एक मौलिक अधिकार बनाया गया शिक्षा को। साथ ही साथ प्राइवेट अनएडेड स्कूल में 25% आरक्षण जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को, बच्चों को दिया गया। कोई भी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, बच्चों का डायरेक्ट एंट्री होगा स्कूल में। किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं देना है, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देना है। आप छड़ी से मार नहीं सकते हैं बच्चों को, वो जो है एक अपराध है। और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का डिटेंशन नहीं होगा, नो डिटेंशन, कोई हिरासत नहीं होगा। शिक्षक छात्र अनुपात और बुनियादी ढांचे के लिए भी मानदंड सेट किया गया कि भाई जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है वो भी इतना रहे। देखिए, 30 और 35 का वैसे रहता है कि भाई 30 बच्चों पर एक शिक्षक, और अगर बड़ा क्लास है तो 35 से 40 बच्चों पर एक शिक्षक, इससे ज़्यादा ना हो, है ना? ज़्यादा भीड़ अगर रहेगा तो टीचर जो है वो संभाल नहीं पाएंगे। तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के जरिए ये सभी चीज़ें हुई। अच्छा, पीडब्ल्यूडी एक्ट जो 1995 में बात कर रहा था, जिसमें कि 7 ही डिसेबिलिटी को बस यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ किया गया था, लेकिन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसको एक जो है ना मौलिक अधिकार, राइट बना दिया गया, है ना? मौलिक अधिकार नहीं, राइट बनाया गया, एक अधिकार के रूप में बना दिया गया। इसका टैगलाइन था, समावेशिता, पहुँच और सशक्तिकरण, इंक्लूसिविटी, एक्सेसिबिलिटी एंड एम्पावरमेंट।
ज़रूरी क्यों था? देखिए, जो पुराना लॉ था वो आउटडेटेड था। मात्र 7 डिसेबिलिटी को यहाँ पर जो है वो रिकॉग्नाइज़ किया गया था, बल्कि डिसेबिलिटीज़ बहुत सारी थी। 21 डिसेबिलिटी राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उसमें 21 डिसेबिलिटीज़ को कवर किया गया। 21 डिसेबिलिटीज़ जो हैं वो कौन-कौन सी थी? डिसेबिलिटी होता क्या है? तो डिसेबिलिटी एक ऐसा कंडीशन है जिससे एक पर्सन का फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी फंक्शनिंग जो है वो कहीं न कहीं हैम्पर होता है, रेस्ट्रिक्ट होता है और उनसे सोसाइटी में वो पूरी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। आरपीडब्ल्यूडी एक 2016 डिसेबिलिटी को एक लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल या सेंसरी इम्पेयरमेंट के रूप में देखता है, जो कि एक पर्सन के सोसाइटी में पार्टिसिपेशन को हिंडर करने के रूप में देखता है ना? तो ये जो है पूरा इसका नाम राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है। स्टार्ट या कब से ये लागू हो गया? 19 अप्रैल 2017 से। लेकिन ये चीज़ आपको नहीं याद रखनी है, आपको बस इतना याद रखना है कि 2016 में आया था और ये जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 था ना, पीडब्ल्यूडी एक्ट जो था, उसका एक सक्सेसर के रूप में इसको देखा गया। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि हम डिग्निटी और राइट्स जो पर्सन्स के हैं, जिनको कोई भी डिसेबिलिटी है, तो उसको हम पूरी तरीके से उसका पार्टिसिपेशन इंश्योर करें और उनको इंक्लूड करें, उनका समावेशिता हो समाज में, है ना? तो नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड डिसेबिलिटीज जो हैं, इनको बढ़ा के 7 से कितना कर दिया गया? 21 कर दिया गया। अब 21 डिसेबिलिटीज टोटल जो है वो रिकॉग्नाइज्ड हैं और एजुकेशन को एक लीगल राइट के रूप में देखा गया। चिल्ड्रन जिनको भी डिसेबिलिटी है, उनको एक जो है ना वो संवैधानिक या कानूनी अधिकार है एजुकेशन लेने का। 5% सीट्स जो है ना वो आरक्षित किए गए, किनके लिए? ये ऐसे लोग जिनको कोई डिसेबिलिटी है इनके लिए, और हर चीज़ में, नौकरी में हो चाहे एजुकेशन में हो। और साथ ही साथ इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम और बैरियर फ्री एक्सेस को मैंडेट किया गया। समावेशी शिक्षा प्रणाली और बाधा मुक्त पहुंच के लिए जनादेश लाया गया, है ना? इसमें आप कहेंगे कि कौन-कौन से डिसेबिलिटी आ गई थी, तो मैं बहुत जल्दी-जल्दी बता देता हूँ। बाकी पहले वाले तो थे ही, जैसे ब्लाइंडनेस हो गया, लो विज़न हो गया, लेप्रेसी क्योर्ड हो गया, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गया। अब देखिए, जो मेंटल इलनेस था इसको इसमें लाया गया, लेकिन जो मेंटल रिटार्डेशन वर्ड था वो हटा के और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ गया, है ना? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ड्वार्फिज़्म, बौनापन, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो काफ़ी उनका हाइट छोटा होता है, बौने जिसे हम कहते हैं, ड्वार्फ, तो उसको भी एक डिसेबिलिटी के रूप में देखा गया। मेंटल इलनेस भी शामिल किया गया। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम ऑटिज्म जो है एक बीमारी होती है, तो उसको भी शामिल किया गया। सेरिब्रल पाल्सी को शामिल किया गया। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को शामिल किया गया। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन अगर है कोई, नस से रिलेटेड कोई समस्या, उसको। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी अगर है, सीखने की भी डिसेबिलिटी को शामिल किया गया। मल्टीपल क्लेरोसिस को शामिल किया गया। स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी अगर है, बोलने में या फिर कोई भाषा में कोई दिक्कत है, उसको शामिल किया गया। थैलेसीमिया एक खून से रिलेटेड बीमारी है, उसको शामिल किया गया। हीमोफीलिया जिसमें कि ब्लड क्लॉट नहीं होता, इसको शामिल किया गया। सिकल सेल डिजीज को शामिल किया गया। मल्टीपल डिसेबिलिटीज भी हैं, यानी जितने भी ऊपर हमने बात की उनमें से अगर एक या उससे अधिक साथ में है तब भी शामिल होगा। एसिड अटैक जिन भी आप देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लड़कियों के ऊपर ऐसे मनचले होते हैं जो एसिड फेंक देते हैं मुँह पे, जिससे उनका पूरा चेहरा बर्बाद हो जाता है। तो वो एसिड अटैक विक्टिम्स को भी इसमें शामिल किया गया और इसके साथ-साथ पार्किंसंस एक बीमारी होता है, तो पार्किंसंस डिज़ीज़ को भी इसमें शामिल किया गया। तो ऐसे 21 जो है ये सारे डिसेबिलिटीज़, इनको शामिल किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड मिला। आर्टिकल 15(1) यानी अनुच्छेद 15(1) के तहत कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और डिसेबिलिटी। आर्टिकल 41 के तहत उनको काम करने का एक अधिकार है, राइट टू वर्क है। उनको शिक्षा लेने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन है। पब्लिक असिस्टेंट भी उनका अधिकार है। और साथ ही साथ जो यूएनसीआरपीडी है, यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो भारत एक सिग्नेटरी है जो यूएनसीआरपीडी है उसका। और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है ना बिल्कुल अलाइन करता है यूएनसीआरपीडी से, याद रखिएगा। यूएनसीआरपीडी मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो भारत इसका एक सिग्नेटरी कंट्री है, यानी भारत इसमें सिग्नेचर करके और इसमें शामिल है। तो इसी के तहत आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को अलाइन किया गया और इससे बिल्कुल जो है इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम मैंडेट हो गया और बैरियर फ्री, बाधा मुक्त पहुंच हो जाए सभी ऐसे लोग जिनको कोई डिसेबिलिटी है, तो इसको इसमें जो है शामिल किया गया। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। देखिए, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। कृपया आप फीडबैक दीजिएगा, आपके फीडबैक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सारे ऑलरेडी एनटीए ने पूछ दिए हैं। इसके चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, है ना? ये इसके पर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी थे। टैगलाइन है एजुकेशन फॉर द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा, है ना? और ज़रूरी क्यों था? देखिए,
ऑलरेडी 34 साल हो गए थे हमें एक एजुकेशन पॉलिसी को लाए हुए, है ना? 34 वर्षों के बाद भारत को एक लचीली, बहुविषयक और भविष्योन्मुखी, यानी कि हम कह दें कि भाई 34 साल बाद जो है ना, वो हमें एक ऐसा शिक्षा नीति मिला जो भविष्य की तरफ देखता है, जो फ्यूचर ओरिएंटेड एजुकेशन पॉलिसी है, मल्टी डिसिप्लिनैरिटी के बारे में बात करता है, फ्लेक्सिबल करिकुलम के बारे में बात करता है ना? तो एक तो आवश्यकता तो थी ही। 10+2+3 सिस्टम जो था, 10+2+3 सिस्टम जो कोठारी ने रेकमेंड किया था, इसको 5+3+3+4 सिस्टम में लाने के बारे में बात किया गया, जो कि अभी से इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट भी हो गया है। तो इसमें 5 में भी एफएलएन के बारे में बात किया गया, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसमें 3 साल तक आंगनबाड़ी में जो आंगनबाड़ी कार्य करती हैं, वो बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, जो एलिमेंट्री एजुकेशन स्टार्ट होने से पहले ही उनको जो है ऐसी शिक्षा देंगे ताकि प्राथमिक में आए तो उनको चीज़ें कुछ पता हो पहले से, जैसे काउंटिंग पता हो, अल्फ़ाबेट पता हो। और इसके बाद 2 साल यानी कि उनका जो है वो आपका आप ले लीजिए नर्सरी, एलकेजी ऐसे करके। और इसके बाद से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, नाइन, 10 ऐसे करके जो है आपको आगे उनको बढ़ाना था, है ना? तो देखिए 3 साल इधर हो गए और इसमें 2 साल आ गए, फिर 3, 3 और 4 ऐसे करके उनको, और 9, 10th, 11th, 12th जो है ना, ये एक ही तरीके से, मतलब एक ही सलीके कि 9, 10, 11, 12 जो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हो, है ना? तो इसकी मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? एक तो भाई सबसे पहले स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ, 10+2+3 सिस्टम से हम 5+3+3+4 सिस्टम में गए। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो है इसका कोर था, मूलभूत साक्षरता और संख्यानात्मकता की, कम से कम संख्याओं का ज्ञान हो जाए, कम से कम उनको जो है वो जो भी अक्षर हैं उनका ज्ञान हो जाए, तो उसके लिए एफएलएन लाया गया। कक्षा 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर जोर हो जाए, व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, वोकेशनल एजुकेशन का प्रावधान क्लास 6 से ही। इसके साथ-साथ मल्टीलिंगुअल इंस्ट्रक्शन, बहुभाषी निर्देश, विशेष रूप से आधारभूत स्तर पर, यानी कि जो फाउंडेशनल स्टेज है वहाँ पर मल्टीलिंगुअल इंस्ट्रक्शन हो, है ना? आधारभूत स्तर पर विशेष रूप से बहुभाषी निर्देश हो। मूल्यांकन के लिए, यानी कि जो असेसमेंट है इसके लिए जो है एक परख नाम की बॉडी की शुरुआत, एक निकाय के रूप में परख को एस्टैब्लिश करने के बारे में बात किया गया। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि सर ये परख क्या है ना? तो देखिए, परख के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, परख का फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊँ, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, है ना? ये इसका फुल फॉर्म है। एनईपी 2020 के अंदर में ही लॉन्च किया गया इसको, और इसका एस्टैब्लिश किसने किया इसको? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी एनसीईआरटी द्वारा। इसका मेन फंक्शन है नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर के तौर पे काम करना, ताकि इक्विटी, यूनिफॉर्मिटी और स्टैंडर्डाइजेशन बना रहे स्टूडेंट के असेसमेंट में पूरे भारत में। तो नॉर्म्स और गाइडलाइन सेट करना, पैरिटी लाना और एक होलिस्टिक असेसमेंट सिस्टम बनाना, ताकि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर सके हम, और रटने से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को कैसे बच्चे समझ रहे हैं इसका हम टेस्टिंग कर सके। 21st सेंचुरी के जो कौशल हैं, स्किल्स हैं, जैसे क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको प्रमोट किया जा सके और कैपेसिटी बिल्डिंग को सपोर्ट कर सके टीचर्स और एग्जामिनर्स के लिए, है ना? तो वही है आपका परख। इसको एक निकाय के रूप में इसकी शुरुआत ये भी एनईपी 2020 के जरिए हुआ। उच्च शिक्षा में सुधार के बारे में बात किया गया। वही जो हायर एजुकेशन है, इसमें रिफॉर्म्स आए है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको एस्टैब्लिश करने के बारे में बात किया गया, जिसके जरिए जो है बहुत सारे बॉडीज़, जैसे आपका एआईसीटीई हो गया, जैसे आपका यूजीसी हो गया, इन सबको डिसॉल्व करके और एक ही सिंगल बॉडी होगी हैकी, और इसमें सिर्फ मेडिकल और लीगल, ये 2 चीज़ों को हटा के, यानी कि मेडिकल के लिए जो है बॉडी वही रहेगी और लीगल के लिए जो है वही रहेगी। इसको दोनों को हटा के बाकी सभी जितने बॉडीज़ हैं इनको डिसॉल्व करके और एक सिंगल बॉडी के अंदर हैकी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए लाया जाएगा। मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रोग्राम चलेगा कॉलेज एजुकेशन में, यानी कि कॉलेज को अगर 1 साल पे छोड़ते हो तो आपको जो है वो एक तरीके से हम कह लें कि डिप्लोमा सरीख आपको दिया जाएगा, एक डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा। 2 साल में डिप्लोमा और 3 साल में डिग्री दी जाएगी आपको। उच्च शिक्षा में सुधार के साथ-साथ जो है ना, ऐसे संस्थान लाए जाएँगे जो कि बहुविषयक हों, मल्टीलिंग्विज़्म को सपोर्ट करते हों, तो ऐसे जो है आपके इंस्टीट्यूशंस लाए जाएँगे जो कि मल्टीडिसिप्लिनरी को सपोर्ट करते हों, जो जिनमें स्वायत्तता हो और एकल नियामक, सिंगल रेगुलेटर होगा हैकी, है ना? और इसके अलावा जो टारगेट है हमारा वो है
2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2035 तक जो है ना 50% पहुंचाना हमारा जो है इसमें लक्ष्य है। और इसके साथ साथ जो 4 ईयर बीएड प्रोग्राम है, इसको लाने के बारे में बात की गई। 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम लाया जाए, इसको हम आईटीईपी के नाम से जानते हैं। सभी चीजें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये सभी चीजें नोट कर लीजिएगा। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है, इसको लाने के बारे में बात, और ये आ भी चुका है ना, ये सभी चीजें आ गई हैं। सबसे अच्छा इस पॉलिसी का मुझे लगा है, देखिए 1968 में भी पॉलिसी आई थी, 1986 में भी आई थी, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी आया, 2005 में एनसीएफ भी आया, 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आया। लेकिन एनईपी 2020 जितने तेजी से इम्प्लीमेंट हुआ है, और इसका धरातल पर हमें देखने को मिल रहा है कि कैसे सेमेस्टर सिस्टम आ चुका है। अब आपके जितने भी कॉलेज हैं उसमें आप देख रहे हो सेमेस्टर सिस्टम, पहले ईयरली होता था, अब सेमेस्टर वाइज होता है। क्रेडिट सिस्टम आ गया, आपको क्रेडिट दिया जाता है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट आपको दिया जा रहा है, माइनर सब्जेक्ट्स आपको कराए जा रहे हैं, ताकि अगर आपका कोई इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है तो वो भी आप ले सकें, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों का प्रावधान है इसमें। वैसे बीएड को जो है ना 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ताकि अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो वो 12th के बाद ही सोच ले कि मुझे टीचर बनना है। ऐसा ना हो कि टीचर को एक ऑप्शन के रूप में देखना है, क्योंकि टीचर जो है ना वो फ्यूचर बनाने वाले हैं। तो टीचर क्वालिफिकेशन को जो 4 ईयर का करना एक मैंडेटरी हो जाए, 2030 तक अनिवार्य हो जाए ये, और डीएलएड वगैरह सब खत्म हो जाएगा और आईटीईपी ही चलेगा 2030 के बाद। तो ये सभी चीज़ें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लाई गई, बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, और बहुत सारी चर्चाएँ ऑलरेडी हो चुकी हैं। एनईपी 2020 के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एनटीए पूछ चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी चीज़ें सभी आपको समझ में अच्छे से आ गई हों। तो इसी के साथ ये सभी जो हमने अभी देखी, ऑल एजुकेशनल पॉलिसीज राइट फ्रॉम 1947 एंड टिल 2025, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 2020 के बाद अभी कोई बड़ी बड़ी पॉलिसी आई नहीं है, और ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर अगर डिस्कशन ग्रुप में तो आप जुड़े होंगे, अगर आप बैच के स्टूडेंट हैं तो डिस्कशन ग्रुप में ज़रूर अपने सवाल पूछिए, वहाँ पर मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर कर दूंगा। चलिए, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही। आपका जो भी फीडबैक होगा वो मैं वेट करूंगा उसको सुनने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।